नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो संयोग से बड़े लंबे समय के बाद फिर बातचीत आरंभ कर रहे हैं बात 25 पे। एक करीब 1 महीना हो गया। आज 31 मई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों में पाकिस्तान से आए हुए और उनके साथ ही जो कश्मीर के अंदर के आतंकवादी हैं उन्होंने मिलजुल के जो भारत के जो बहुत सारे जो मतलब पर्यटक थे, टूरिस्ट थे। अब कश्मीर में तो बोला जाता है आप इंडिया से आए हो के, तो ये तो एक अलग तरह की बात है। बहुत लंबे समय सुनते आए हैं, 40 साल पहले भी सुना था और अभी भी सुन रहे हैं। तो वो सब हुआ पहलगाम में। 28 लोग जो है वो उनको धर्म पूछ के मार दिया गया। लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी, क्योंकि उन्हें एक अजीब किस्म का रोग है। सेकुलरिज्म तो ठीक है, रियल सेकुलरिज्म होना चाहिए, लेकिन छद्म सेकुलरिज्म है। उसमें वो कुछ परिस्थितियों को, कुछ स्थितियों को, कुछ कृत्यों को, कुछ आतंकवादियों को, उनके जो आइडेंटिटी है उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये साइकोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल माइंडसेट है जिसको बहुत ही लंबे समय तक 70-80 100 साल से पकाया गया है और आज वो बिल्कुल ठोस हो चुका है। उसमें परिवर्तन की संभावनाएं बहुत कम है। तो तुरंत कहा गया कि भारत से एक दिन गया, गुजर गया, भारत ने कुछ नहीं किया, यानी कि मोदी वीक है, देश कुछ नहीं कर रहा है। फिर दिन पे दिन गुजरते चले गए, लगातार हमले जो है तेज होते गए कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, डर गए, दम नहीं है, फूंक निकल गई। यानी कि चारों तरफ सोशल मीडिया पे और उसमें मुख्य रूप से वामपंथी लोग वो ऐसे पिल पड़े कि जैसे उन्हें आज ही युद्ध चाहिए, इसी समय युद्ध चाहिए। जबकि उन्होंने कोई 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 ड्रामा समझ रखा है, कोई बॉलीवुड की मूवी समझ रखी है, कोई वीडियो गेम समझ रखा है। इतना आसान है युद्ध करना। जब उसके ऑब्जेक्टिव तय हो कहाँ पे क्या करना है उसमें समय लगेगा। लेकिन समय से क्या मतलब है भाई? उनको तो एक हमला करना है, एक नैरेटिव खड़ा करना है, एक कथानक खड़ा करना है कि ये जो सरकार है ये निकम्मी है। कुल मिला के बात है कि मोदी जी निकम्मे हैं, हम बड़ी अच्छी तरह सरकार चलाते हैं। अच्छा, ये जो हम कर करके आज नाच रहे हैं कि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पांस चाहिए और ये पूछ रहे हैं बार बार कि राफेल कितने गिर गए। भाई गिरे या नहीं गिरे, सरकार ने, डीजीएमओ ने जो कि थे उन्होंने बता दिया ना, जो आर्मी की तरफ से थे कि जब युद्ध की परिस्थिति होती है तो कुछ आपको हानि भी होती है। तो उसको हानि हुई है नहीं हुई है अभी बताने का समय नहीं है, क्योंकि अभी सीज फायर है, लड़ाई बंद नहीं हुई है। तो उसका गलत इस्तेमाल शत्रु कर सकता है। लेकिन शत्रु अगर गलत इस्तेमाल करे तब तो करे, लेकिन हम तो पूछते जाएंगे राफेल 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 राफेल। राफेल का राग बहुत समय लंबे समय से चला गया है। पहले राफेल इसलिए नहीं लिया गया कि उसके अंदर मनचाहा काम नहीं हो रहा था। वो काम क्या था भाई? ये तो कुलदीप नायर ने लिखा है ना बहुत पहले कि भाई ये जो देश की मुख्य प्राचीनतम पार्टी है इसने चंदा बटोरने के लिए एक विशेष जो है वो इस योजना बना ली है। तो उसके हिसाब से काम करते हैं। अब उनको चंदे वंदे की ज़्यादा फिक्र नहीं है। इसमें बहुत सारे मीनिंग छुपे हुए हैं, हम क्यों बोले? जिसको कुलदीप नायर साहब 30-40 साल पहले बोल गए, हम उसको दोबारा क्यों करें? बहुत सारे मित्र जो है वो डंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे, तो हमें तो डर लगता है भाई। हैं क्योंकि वो कह रहे हैं हमें डर लग रहा है। बात पता स्थिति यह है कि जो सच बोल रहे हैं उनको बोल रहा है, जो झूठ बोल रहे हैं कहते हैं कि हमें डर लग रहा है। लेकिन बेस्थिति है जो सच बोल रहे हैं उनको डर लग रहा है। तो ये एक विचित्र स्थिति है। एनिमीज विद इन, यानी कि स्वर्गीय श्री विपिन रावत ने कहा था कि ये जो देश है ये ढाई फ्रंट की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन आज की परिस्थिति देखा जाए तो ये ढाई फ्रंट नहीं है, ये 3 फ्रंट हो चुके हैं। और एनिमीज विदिन, यानी कि जो द्रोह ही लोग हैं, जो देश का कोई भी नुकसान हो जाए उनको और उनके मालिकों को कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ 2-4 सीटें मिल जाएं, 1-2 राज्य में जीत जाएं,
10-20 सीटें बढ़ जाएं, 100 से 150 हो जाएं, तो मज़ा आ जाए, मोदी को सबक मिल जाए। लेकिन चक्कर ये है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसको कुछ पुराने जो बिल्कुल ही झूठे गैंडे टाइप के लोग हैं, जो कि जिन्होंने टेलीविज़न पे बेशर्मी से झूठ बोल दिया है कि मैंने झूठ बोला था, उनको कर्ण थप्पड़। और जो है वो कर्ण थावर साहब तो जो मुख्य परिवार के बहुत पुराने हैं, भाई उन्हीं के तो पुरखे थे, जिनके नेतृत्व में 1962 का लड़ाई लड़ी गई। तो इससे तो फिर भटक जाएंगे, क्योंकि इन फैमिलियों की, इन परिवारों की गुत्थम गुत्था इतनी कहानियाँ हैं कि पता लगेगा कि परिवारवाद किस तरह से हावी था इस देश के शासन तंत्र पे, इस देश के नेतृत्व पे। एक परिवार ने अपने पंजे फैलाए तो फिर दूसरों ने उनसे उस गंगोत्री से अमृत चखा, और फिर उन्होंने भी लालू जी, मुलायम जी की, फिर हम भटक रहे। तो कुल मिला के बात यह है कि एनिमी इज विद इन, वो ये बार बार प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। जो लोग तब चुप रहे जब 26/11 के बाद में बम्बई में 160 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या हुई, देश की फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी कई दिनों तक पाकिस्तान के द्वारा आए गए जो है वो बदमाशों और आतंकवादियों के कारनामों के कारण अस्त व्यस्त रही, और इस देश की तथाकथित बुद्धिजीवी, जिसमें एक वो जो है वो जिसको अरुणधती राय या तो मैं तो कहता हूँ वो तो कौन सी गति राय है, कुछ समझ, उन्होंने कहा कि भारत तो बहुत सारे 26/11 होने चाहिए, क्योंकि भारत बहुत ही दुष्ट देश है। और उन्होंने ये तो कह दिया था कि जबकि ये कार्य चल रहा था एक विदेशी टेलीविज़न पे आराम से बैठ करके कि भारत में तो 26/11 और होने चाहिए, भारत डिजर्व करता है, भारत बहुत ही पापी देश है क्योंकि इसमें ये है और वो है। तो उसी का एक्सटेंशन आज भी चल रहा है। पहलगाम के बाद के अंदर 7 मई को जो भारत ने जो एक टारगेटेड जो बदला लिया, जो आतंकवादी के ठिकानों को बिल्कुल प्रिसीजन से 1 मीटर के प्रिसीजन से जो मिसाइल फेंके गए, जो है उसको उनको तहस नहस कर दिया, और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े आतंकवादियों की परिवार समाप्त हो गए। और उसके बाद में फिर उन्हें कह दिया गया कि देखिए हमने आपके टेरर कैंपों को, जहाँ पे ये सारे बदमाशों की ट्रेनिंग होती है, भारत पे हमला करने की ताक में रहते हैं, उनको हमने निपटा दिया है, अब आप चुपचाप बैठ जाइए। अगर आपने कोई हिमाकत की, कोई हमला करने की कोशिश की सैन्य ठिकानों पे या सिविलियन एरिया पे, तो मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा, गोली के बदले में गोला आएगा। लेकिन देखिए पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि एक पाकिस्तानी 10 हिंदुस्तानियों के बराबर है, कुछ तो कहते हैं 100 के बराबर है। यानी कि इतना एक झूठ है। 1971 की लड़ाई वो आज भी उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि हमने जीती। तो एक ऐसा झूठ पे चला हुआ जो देश है, उसको शक्ति मिल रही है भारत के एनिमीज विदिन से। क्योंकि अब पूछा जा रहा है कितने रफाइल गिर गए बता दो, कितने रफाइल गिर गए बता दो। भाई क्यों बता दे। और फिर आर्मी ने बता भी दिया कि भाई जब लड़ाई होती है तो कुछ नुकसान भी होता, कितना नुकसान हुआ है, कौन सा जहाज गिरा है या हमने क्या खोया, अभी हम क्यों बता दें, बाद में बताएंगे तरीके से। और उन्होंने कहा कि हमारे सारे सब कुछ सुरक्षित है। तो इससे इनको प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि इनको रफाइल की बीमारी है। क्या कि रफाइल खुद उनकी सरकार ने तो लिया नहीं था, क्योंकि कुछ तोल मोल में, कुछ हिसाब किताब में बैठा नहीं मामला। क्षमा कीजिए। तो फिर अब जब रफाइल आ गया तो अब ये सिद्ध करना है कि रफाइल एक फालतू जहाज है, जो कि मोदी जी ने फालतू ले लिया, जनता का पैसा बर्बाद कर दिया। कुल मिला के ये कथा उनको बाँचनी है, और ये कथा बाँचने में बहुत सारे बड़े बड़े कथावाचक लग गए हैं। वो कथावाचक खुद भी कथावाचक नहीं है, वो दूसरों की पर्चियों के हिसाब से कथाएं पढ़ते हैं। तो कथावाचक बड़े बदमाश होते हैं, बड़े निपुण होते हैं, वो लोगों को बड़ा चकरा देते हैं। ऐसे कथावाचक देश में बहुत सारे घूम रहे, लेकिन दूसरों की पर्चियों से कथा बाँचने वालों को तो उस तरह से फॉलोइंग भी नहीं मिलेगी, लोग उनकी बातें मानेंगे भी नहीं, और फिर पुराने कर्तव्य भी देखेंगे।
भाई ये पर्चीबाज कथावार्ता उनकी तो चलेगी नहीं ना। लेकिन आप ये देखिए कि मानने को तैयार नहीं कि भारत ने उत्तर दे दिया है। जो 26/11 के बाद 2008 के अंदर कोई उत्तर नहीं दिया, गांधीवाद के शांति के प्रखर सिद्धांतों की अनुपालना में देश जो है वो एक स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंड की कंडीशन में था कि हम वो बदमाश हैं तो छोटा मोटा कर गए, हम हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा हम पाकिस्तान पे तो करेंगे तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। अब ये कितनी मूर्खता की बात है या सच्ची बात है इसका तो कुछ पता नहीं, क्योंकि ये बड़ा भारी रहस्य है। तो इसके बारे में तो कुल मिला के 2008 में तो ये हुआ। लेकिन आज भारत ने मुंह तोड़ के जवाब दिया है, गोली का जवाब गोले से दिया है। जब वो नहीं माने पाकिस्तानी, उन्होंने भारत के सैन्य ठिकानों पे और जो है वो एयरपोर्ट पे स्ट्रेटजिक एयरफोर्स के बेस पे हमला करने की कोशिश की। उन्होंने तो दिल्ली पे भी एक मिसाइल फेंक लिया था। जो जो S-400 जो हमारी रक्षा प्रणाली है, आकाश रक्षा प्रणाली है, उसने उस सब को रोक लिया। पूरी दुनिया चकित है, विस्मित है कि भारत ने कैसे कर लिया, क्योंकि ये पर सब देखा जाए तो इसके अंदर कोई एक वास्तविक परिस्थिति का लक्षण है कि जो देश के दुनिया के जो सामरिक जो एक्सपर्ट हैं, जो इस तरह की लड़ाइयों को वो उसको देखते समझते रहे हैं, उसकी मीमांसा करते रहे हैं, उस पर लिखा है, वो समझते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये अद्भुत हुआ है। क्योंकि इजराइल इतना चतुर, इतना टेक्निकल कैपेबल, इतना देशभक्ति के जज्बा, अपने दुश्मनों से घिरा हुआ देश है, वो भी उस तरह से रोक नहीं पाया जिस तरह से जो है उसके ऊपर हमला किया गया 7 अक्टूबर को। लेकिन यहाँ जितने भी ड्रोन आए सबको गिरा दिया, जितने भी मिसाइल आए उनको ठोक मार के गिरा दिया गया। तो इसमें निश्चय ही थोड़ा बहुत हमने मशीन में काम किया, इंजीनियरिंग क्षेत्र से आते हैं, और बहुत सारी खबरों को, और जिस तरह के आयुध निर्माण है उसके अंदर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उनसे भी कभी कभी बात होती है, लेख भी पढ़ने को मिलते हैं और डिस्कशन भी सुनने को मिलते हैं। तो उसके अंदर भारत ने जो रक्षा के क्षेत्र में जो आत्म स्वतंत्र होने का पहले से जो प्रयास किया है पिछले 10-11 साल में, यानी कि एक्सपोर्ट अब 25,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुका है, जो पहले कुछ ही हज़ार या कुछ 100 करोड़ हुआ करता था। और पहले एक पूरी योजना थी, उसके विभिन्न कारण थे, उसमें नहीं जाएंगे, कि जो भी कुछ चाहिए भारत को उसको बाहर से मंगा लो, और भारत में छोटा मोटा कुछ प्रोडक्शन कर लो, कुछ RDSO और कुछ उस तरह की संस्थाएं हैं, कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड हैं, तो उसमें जैसा काम हो रहा है। लेकिन आज जो HAL काम कर रहा है, आज जो और भारत की जो अडानी की डिफेंस की कंपनियां काम कर ली हैं, टाटा डिफेंस की काम कर रही हैं, और भी दूसरे बहुत सारे हैं, भारत फोर्ज है, उन्होंने तोप उस समय बनाई थी जबकि उन्होंने सोचा कि भारत मेरे से बनी हुई तोप ले लेगा। बड़ा भारी उन्होंने बाबा कल्याणी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। तो अब इस तरह की जितनी भी मेहनत की गई है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, जितनी निपुणता हासिल की गई है, उस निपुणता का फ़ायदा अब इस देश को मिल रहा है। इस जो एक लिमिटेड वारफेयर हुई पाकिस्तान के बाद में, पहलगाम की घटना के बाद में, उससे ये स्थापित हो चुका है। पूरे विश्व के जो आयुध विशेषज्ञ हैं, जो युद्ध के विशेषज्ञ, सामरिक विशेषज्ञ हैं, वो बार बार मान रहे हैं और वो भारत के इसको स्टडी कर रहे हैं, और आगे शायद ये उनके कार्यक्रम का, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बने, और एक समय गुजरेगा तब वो भारत आके इसको सीखने समझने की कोशिश करेंगे। भारत कितना दिखाएगा, समझाएगा, ये तो मालूम नहीं है, क्योंकि ये सामरिक महत्व की बातें हैं, तो इसके बारे में हम सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकते हैं। तो भारत ने पहली बार एक माकूल, एक सही, एक मजबूत, एक उत्तर दिया है शैतान पाकिस्तान को कि उसकी आतंकवादी, यानी कि जो कश्मीर की परिस्थिति को कंट्रोल करने का 2019 के बाद में जब 370 नाम की जो कुत्सित जय थी, उसके अंदर बहुत सारे ये जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हो, उनको 370 भी वापस चाहिए, 35A भी वापस चाहिए। वो सारा डिस्क्रिमिनेशन सब जगह ढूंढते फिरते हैं, लेकिन कश्मीर में इनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलता था। देखिए हम फिर बटर करें, हम बात को केंद्रित रखें कि ये जो लिमिटेड वार हुई, इसके साथ में ये अभी चल रही है,
रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं और भी दूसरे जिम्मेदार लोग और फौज के लोग कह चुके हैं, मोदी जी कह चुके हैं कि ये सीज फायर है। अगर पाकिस्तान फिर कोई दोबारा शैतानी करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, उधर से गोली आएगी, इधर से गोला जाएगा। और पाकिस्तानियों को भी मालूम कर चुका है कि भारत में कितनी क्षमता है, और ये क्षमता उनके अंदाज़ा ही नहीं था, बल्कि विश्व को। पाकिस्तान को तो कैसे अंदाज़ा होगा, पाकिस्तान तो मानता है कि हमारा एक सिपाही भारत के 100 सिपाहियों को 10 के तो बराबर मानते ही रहे है। और उनके जो भी आयुध हुए और वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल सबसे पहले वो समाप्त हो गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं। न्यूक्लियर में वहाँ पे विकिरण हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में भारत ने तो कहा भी हमें नहीं पता कहाँ उन्होंने न्यूक्लियर का मटेरियल रखा हुआ। हमने तो उनके, क्योंकि उन्होंने हमला किया तो हमने उन हवाई अड्डों पे हमला किया जहाँ से ये प्लेन उड़े थे, जहाँ से ये मिसाइल फेंके गए थे। एक स्टेडियम से ड्रोन आए थे, उस स्टेडियम को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, 1 मीटर की एक्यूरेसी से, ये पहली बार हो रहा है, विश्व में पहली बार हो रहा है कि एक भी उनका जो ड्रोन था और उनके जो मिसाइल थे वो भारत में उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। तो भारत ने एक निपुणता, टेक्निकल इनोवेशन के साथ में और उसके कंट्रोल के साथ में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में हुई है। लेकिन इसको बहुत सारे समाजवादी और वामपंथी लोग तो मानेंगे नहीं, क्योंकि वास्तविकताओं को मानने का तो उनके सोच विचार में है ही नहीं। और उनको सबसे बड़ी समस्या है कि मोदी जी ने माकूल जवाब दे दिया। उनको तो ये है कि भारत का जितना बड़ा नुकसान होगा, मोदी जी की उतनी बड़ी बुराई होगी और उनको वापस सत्ता में आने के जो है ना वो चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो तो इस तरह की किसी परिस्थिति का लगातार प्रतीक्षारत रहते हैं कि किस्मत से कोई छींका फूट जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हम फिर सत्ता में आए और फिर हम वही करें जो हम लंबे समय से करते आए हैं। लेकिन ये संभावनाएं दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली जा रही हैं। भारत ने एक निश्चय ही एक इस कॉन्फ्लिक्ट में एक स्थापित विजय प्राप्त की है, जो पूरी दुनिया मान रही है। हमारे देश के जो द्रोही लोग हैं, जो द्रोह काल की परिस्थिति में लंबे समय से, कम 2014 से निरंतर द्रोह काल में है, जो कहते हैं कि प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है। भैया प्रश्न समझदारी से पूछो, प्रश्न बाई पार्टीजन पॉलिटिक्स कर उसके नियमों के हिसाब से पूछो। प्रश्न जो है देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा की परिस्थिति से पूछो, देश की इज्जत और बेइज्जती के हिसाब से पूछो। लेकिन उनको क्या मतलब है, वो तो मोदी विरोध करते करते देखिए। कहने में कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है कि वो अब देश विरोध की परिस्थिति में आ चुके हैं। अभी जो उनके बयान हैं, जो उनके कारनामे हैं, वो इसी ओर इंगित कर रहे हैं। तो निश्चय ही हम 2.5 फ्रंट की नहीं, हम 3 फ्रंट की वार में अभी देश चल रहा है। अभी जो है युद्ध विराम की स्थिति है। पहले कह रहे थे कि तुरंत उत्तर दो, लठ बजाओ, आज नहीं किया, एक दिन निकल गया तो। और जब भारत ने उत्तर किया और तो अब जब रोक दिया तो उन्होंने कहा रोक दो, क्यों दिया, आप पीओके भी ले लो भाई। ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे कहा जा रहा है कि पीओके पे लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे, क्या करके लेंगे। वो ज़मीन का टुकड़ा ले लेंगे वापस, उसमें जो पूरा का पूरा ट्रांसप्लांट कर दिया गया है जो है वो जनसंख्या को, उसका अनबैलेंस कर दिया। उनका क्या करेंगे, कश्मीर को संभालना मुश्किल हो रहा है, वो भी मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और सामरिक महत्व की बातें हैं। लेकिन उन्हें क्या, उन्हें तो 24 घंटे कुछ चिपक जाए, कुछ सरकार पे चिपक जाए, कुछ मोदी जी पे चिपक जाए, कोई रफाइल की बात चिपक जाए। और वो जो है वो विदेश के पत्र लिख रहे हैं कि चीनी मिसाइलों ने कुछ भारत का गिरा दिया। भाई क्या गिरा दिया, कहाँ गिरा दिया, उनके पास तो कोई एविडेंस है नहीं। वो पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि भारत के सोशल मीडिया में चल रहा है, और भारत के कई सारे बड़े बड़े नेताओं के बयान पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का मीडिया बड़े मज़े ले ले करके उसको रिपीट करता है। कहते हैं देखो जी भारत में ही हो रहा है। कहते हैं भारत, वो लोग बोलते हैं कि हमारे बड़े मित्र लोग भारत में हैं। जैसे बरखा दत्त के बारे में माना जाता था, जो हाफिज सईद बोला था, लेकिन बरखा जी ने बिल्कुल ही अभी पलटी मार ली है। भैया अच्छी पलटी मारी है। जब लड़ाई चल रही थी ये रवीश कुमार ने भी पलटी मार ली थी, है ना। तो कई लोगों ने पलटी मारी थी, और अजीत अंजुम हुआ उसने भी पलटी मारी थी। क्योंकि ये लोग समझते हैं कि लोग क्या सुनना चाहते हैं,
लेकिन फिर पुराने ढर्रे पे तो आ ही जाएंगे। लेकिन हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि भारत के जो एनिमीज विद इन, जो भारत में देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं, जो कोई भी नुकसान पहुंचा करके अपना फ़ायदा, अपने मालिकों का फ़ायदा देख रहे हैं, उनकी बात की है। हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।